हेलो स्टूडेंट, हम लोग बीपीएससी एई का जो टेस्ट सीरीज हो रहा है उसमें से जनरल इंजीनियरिंग में से जो इलेक्ट्रिकल पोर्शन का जो टेस्ट हुआ है उसमें सर्किट थ्योरी का जो टेस्ट हुआ है मैं वो डिस्कशन करवा रहा हूँ। ओके, तो मैं वन बाय वन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कराऊंगा और उस क्वेश्चन से आसपास के जो रिलेटेड की पॉइंट्स होंगे वो सारे की पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा, जिससे नए नए क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस ए कैपेसिटेंस इज ए ट्रायंगुलर इन वेव फॉर्म, द वेव फॉर्म ऑफ करेंट क्या होगा? तो देखिए, पूरे सर्किट थ्योरी में आपके 5 एलिमेंट होते हैं: वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, रसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो मैं रसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है, मैं पहले वो लिखता हूँ, वो आपको आना चाहिए। तो अगर मैं रसिस्टर की बात किया तो रसिस्टर में V इक्वल टू होता है IR होता है। अगर मैं इंडक्टर की बात किया तो इंडक्टर में VL ऑफ T क्या होता है? ये होता है L di/dt होता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूँगा VC ऑफ T, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, तो ये होता है 1/C इंटीग्रल ऑफ IDT। इसका मतलब ये कि सर अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो उस कैपेसिटर में कैपेसिटर का वोल्टेज होता है 1/C इंटीग्रल ऑफ IDT। मतलब रसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर में वोल्टेज और करंट के बीच में ये आपका रिलेशनशिप है। ओके, क्वेश्चन में गिवन है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, ये किस नेचर का है? ट्रायंगुलर नेचर का है। तो करंट का नेचर कैसा होगा? तो एक बात बताइएगा, VC ऑफ T इक्वल टू 1/C इंटीग्रल ऑफ IDT है। इसका मतलब ये कि कैपेसिटर के एक क्रॉस अगर हम करंट निकालेंगे तो ये क्या होगा? C dVCT/dt। यस और नो? तो ये कैपेसिटर का आपका करंट का इक्वेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो वोल्टेज है वो ट्रायंगुलर इन नेचर है। अगर मैं ट्रायंगुलर का क्या करता हूँ? डिफरेंशिएट करता हूँ। यदि मैं ट्रायंगुलर का डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा? देखिएगा, ये है सर हमारा ट्रायंगुलर। ठीक है, ये है हमारा ट्रायंगुलर और मैं चाहता हूं कि इसको डिफरेंशिएट करना। तो सर इसका जो स्लोप है पॉजिटिव स्लोप होगा, इसका स्लोप कैसा होगा? निगेटिव स्लोप होगा। तो सर ये है बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक बेसिकली क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या से होता है? y इक्वल टू mx। इसका मतलब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ x के रिस्पेक्ट में तो ये क्या होगा? m होगा, जो कि एक कांस्टेंट होगा। तो स्लोप अगर पॉजिटिव होगा, इसका मतलब पॉजिटिव DC लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक निगेटिव स्लोप होगा तो निगेटिव DC। यस और नो? यही तो बस बात है कि अगर वोल्टेज का ग्राफ ट्रायंगुलर है तो जो करेंट है वो वोल्टेज का डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब ये किस नेचर का? रेक्टेंगुलर नेचर का। सिंपल सी बात है। क्लियर है? अगर यही बात होता कि कैपेसिटर का वोल्टेज साइनोसॉइडल है तो करंट कैसा होता? वो भी साइनोसॉइडल होता है। इसीलिए हम लोग बात बोलते हैं कि यदि AC में अगर वोल्टेज इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस साइनोसॉइडल है तो करंट भी साइनोसॉइडल ही होगा। ठीक है, तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो अगर हम इसका बोले कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो मेरा करेक्ट आंसर होगा वो रेक्टेंगुलर। सो फर्स्ट का हमारा डी आंसर। ओके, दूसरा सेकंड क्वेश्चन क्या है? कुछ लिखा हुआ तो नहीं है। वन मिनट। जो सेकंड क्वेश्चन है वो रिलेटेड है आपके एलिमेंट के प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, जो सेकंड है वो आपके एलिमेंट के प्रॉपर्टीज पे रिलेटेड है। तो देखते हैं एलिमेंट के प्रॉपर्टीज पे आपका किस प्रकार का क्वेश्चन है। कुछ एरर है।
कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से खोलता हूँ। तीन टाइप के आपके एलिमेंट जनरली हम लोग पढ़ते हैं, लीनियर, नॉन लीनियर, ठीक है, एक्टिव और पैसिव, यूनिलैटरल और बाइलैटरल। ये तीन प्रॉपर्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सर्किट थ्योरी के सारे एलिमेंट का, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये ग्राफ गिवन है और इस ग्राफ से ये कह रहा है कि कौन लीनियर है, कौन नॉन लीनियर है, कौन एक्टिव है, कौन पैसिव है, कौन यूनिलैटरल है और कौन बाइलैटरल है ग्राफिकली। देखिए ग्राफिकली अगर आपको पहचानना है तो एक बात आप याद रखिएगा कि कोई एलिमेंट लीनियर तभी होगा जब उसमें किसी भी टाइप का डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, किसी भी टाइप का कोई कॉर्नर नहीं होगा, तो वह एलिमेंट कैसा होगा, लीनियर। रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर आपके लीनियर एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अगर हमें ये चेक करना है बाइलैटरल, तो बाइलैटरल का ग्राफ हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और सिमेट्रिकल होता है। याद रखिएगा कि बाइलैटरल का जो ग्राफ होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। और जो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उस एक्टिव एलिमेंट का ग्राफ हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन क्या है, आपका बैटरी। कौन सा, बैटरी। एक बैटरी है, कॉमन सी बात समझिएगा, आपके मोबाइल में एक बैटरी है जो आपके बैटरी को एनर्जी दे रहा है, लेकिन क्या वो एक बार चार्ज हो गया है तो क्या आजीवन वो एनर्जी देता है क्या? नहीं, वो डिस्चार्ज भी तो होता है। तो जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो वो कैसा काम करता है, पैसिव के जैसा। आपने जब मोबाइल को प्लग इन किया तो आपका मोबाइल काम करता है कैसा, पैसिव, एनर्जी लेता है। और जब बैटरी फुल चार्ज हो जाता है तब वो कैसा काम करता है, एक्टिव। लेकिन वो एलिमेंट है कैसा, सोर्स है ना, वो पैसिव एलिमेंट नहीं है। बैटरी तो बैटरी ही है, ठीक है। तो यही चीज़ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉर्नर है, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर है, इसका मतलब है कि ये नॉन लीनियर है, ठीक है। ग्राफ इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट और थर्ड में होता, सिमेट्रिकल होता, तो हम लोग बोलते हैं कि ये बाइलैटरल होता। इसीलिए ये कैसा है आपका, यूनिलैटरल है। और ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। इस केस में आपका बैटरी चार्ज होता है और इस केस में आपका बैटरी कैसा होता है, डिस्चार्ज होता है। इसीलिए ओवरऑल बैटरी तो बैटरी ही होता है, ठीक है। तो ये एलिमेंट कैसा है, एक्टिव। सो एक्टिव है, नॉन लीनियर है और यूनिलैटरल है, ठीक है। यूनिलैटरल को ही बोलते हैं नॉन बाइलैटरल, ठीक है। इसीलिए ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग, एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी ऑफ ए बेसिक पैसिव एलिमेंट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट। पूछ रहा है कि जो एनर्जी स्टोरिंग कैपेबिलिटी होती है डिफरेंट एलिमेंट के, रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का क्या क्या होता है। याद रखिएगा, रेसिस्टर हमेशा एनर्जी लॉस करता है, कैपेसिटर और इंडक्टर हमेशा एनर्जी स्टोर करता है। इंडक्टर और कैपेसिटर कभी लॉस नहीं करता और रेसिस्टर कभी स्टोर नहीं करता। बस इस बात से आपका आंसर ये निकल जाएगा। रेसिस्टेंस डिसिपेट एनर्जी, यस। कैपेसिटेंस स्टोर एनर्जी, यस। इंडक्टेंस डिसिपेट एनर्जी, नो। इंडक्टेंस ऑल्सो स्टोर एनर्जी। इसलिए 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। 3 parallel resistive branch are connected across a DC supply. What will be the ratio of the branch current if the branch resistance are in the ratio of R1 is to R2 is to R3 is equal to 2 is to 4 is to 6। देखिए इस क्वेश्चन को कुछ लोग अलग तरीके से बनाएंगे, कुछ लोग अलग तरीके से बनाएंगे। एक सिंपल सा कंसेप्ट है सर, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि सर I इक्वल टू होता है V बाई R। इसका मतलब I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कैसा, R के। इसका मतलब रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। तो सर जो रेशियो है R1 is to R2 is to R3, 2 is to 4 is to 6, इसका मतलब है कि जो करंट का रेशियो है वो ठीक इसका उल्टा होगा, ठीक है। ठीक इसका क्या होगा, उल्टा होगा। तो आप ज़रा देख लीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 is to 3 is to 2। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर।
ठीक इसका उल्टा, ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप देख लो, जो हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं नहीं, तो आप 9th-10th वाला कंसेप्ट से बनाइएगा, मानते हैं कि 1:1, 1:1 इक्वल टू के, ठीक है, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट शोन बिलो इज 8 वाट, देन द वैल्यू ऑफ ई विल बी। सर्किट कहाँ है, ठीक है, ई विल बी, ठीक है। देखिएगा सिंपल सी बात है, इस सर्किट में जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है डीसी सोर्स, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि डीसी सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर एग्जिस्ट नहीं करता। इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और कैपेसिटर ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है, इसका मतलब ये सर, ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया और ये कैसा हो गया, ओपन हो गया, ओपन हो गया। इसका मतलब जो सर्किट है, ये सर्किट मिला जुला कर सिर्फ ऐसा है, बस ऐसा ही है, ठीक है, सिर्फ यही है। तो ये 1 ओम है और ये 1 ओम है, दोनों किस में है, आपका सीरीज में, तो सीरीज में ये कितना हो गया, 2 ओम, और ये है आपका कितना, ई। क्लियर है। क्वेश्चन में कह रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसके एक क्रॉस जो पावर है वही पावर तो इसके क्रॉस होगा। जो पावर है, ये पावर आपका कितना वाट है, 8 वाट है, ठीक है, 8 वाट है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ई का वैल्यू क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, ठीक है। हमें पता है पावर इक्वल टू V²/R, ठीक है। तो सर सिंपल सी बात है, यहाँ से V इक्वल टू √8 इंटू R, R कितना 2, तो हमारा हो गया √16, तो 16 कितना आपका 4 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पावर जो है वो पावर 8 वाट है और पावर होगा कितना, V²/R के बराबर, तो हमने इक्वल कर दिया, हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन द सर्किट ऑफ फिगर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज ई इज, ई का वैल्यू क्या होगा। देखिए जब भी हम लोग केवीएल लगाते हैं तो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और वहीं पे जाके इंड करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक पॉइंट कभी भी दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो और तीसरी बात, बैटरी के केस में जो टर्मिनल पहले आता है हमेशा वो साइन लेते हैं और उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मुझे चूंकि ये ई निकालना है तो हम यहाँ से ऐसे केवीएल लगाते हैं। तो सबसे पहला आया प्लस, तो +1 वोल्ट, फिर आया हमारा ई, तो हमारा कितना आया +E, फिर हमारा आया कितना +6, प्लस आपका 6 है, 6, और ये प्लस कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है, तो +10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका जो ई निकला वो ई निकला कितना, 16 + 1 17, ठीक है, कितना आपका 17, नहीं ये शायद 5 है, और वैसा ऑप्शन नहीं है, ये 5 है, कोई नहीं, ये उससे मिट गया है, ठीक है। देखिए 5 है तो ये 1 + E + 5 + 10 इक्वल टू 0, इसलिए E इक्वल टू -16, E इक्वल टू -16, सो A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ द रेसिस्टेंस अक्रॉस LM, इफ द रेसिस्टेंस अक्रॉस LM मतलब ये कि जो टर्मिनल आपका बाहर निकाल दिया गया है उसमें से एक आपका L है और एक आपका M है, ठीक है। तो इसके एक क्रॉस जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस कितना है, 15 ओम है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस R का वैल्यू कितना होगा। एक सिंपल सी बात है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और ये तीनों किस में, पैरेलल में। तो ये R, तो ये हो जाएगा R, और R आपका सीरीज में, तो ये हो जाएगा 2R, ये R और R ये कितना हो जाएगा 2R। तो सबसे पहले 2R किस में, पैरेलल में, तो 2R पैरेलल तो कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। याद रखिएगा R पैरेलल R इक्वल टू R/2, 2 पैरेलल 2 इक्वल टू 1।
तो 2R पैरेलल 2R, तो ये हो जाएगा R, और उसके पैरेलल में ये R, तो ये कितना हो जाएगा R/2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R/2 इक्वल टू 15, इसलिए R इक्वल टू हाउ मच 30 ओम आंसर। मैंने पहले क्या किया, इसको और इसको कंपेयर करके पैरेलल निकाल दिया, इसलिए ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। 2R हमेशा हाफ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस 3 and 2 ohm resistor shown in the figure are 6 volt and 2 volt respectively with the polarity as marked. What is the power delivered by 5 volt voltage? क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। इसके क्रॉस पावर पूछ रहा है, ठीक है, इसके क्रॉस पावर पूछ रहा है। यहाँ 6 वोल्ट 3 ओम, ठीक है, यहाँ पे आपका 6 वोल्ट है 3 ओम है, और क्वेश्चन दे रखा है द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस 3 and 2 ओम रेसिस्टर आर 6 वोल्ट और यहाँ पे 2 वोल्ट है, ठीक है। चलिएगा, देखिए एक सिंपल सी बात है, सर्किट थ्योरी में क्या कहा गया है कि एक नेटवर्क पर जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, एक नोड पे जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो यदि मैं इस कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करूँ तो एक नेटवर्क यहाँ पर है, एक नेटवर्क आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो है क्या, ये 6 वोल्ट है 2 ओम है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो 6 वोल्ट 3 है, इसका मतलब ये कि 2 एम्पियर इधर से फ्लो करेगा, ठीक है। I इक्वल टू V/R, ये कितना है, लेकिन ये कितना है 2 ओम है, यहाँ पे 2 ओम लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 वोल्ट लिखा हुआ है, और प्लस वाला ये है, इसका मतलब करंट हमको पता है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो सर यहाँ से 1 एम्पियर जाएगा। तो सर इस वाले नेटवर्क में 2 एम्पियर आया है, 1 एम्पियर जा रहा है, तो बाकी 1 एम्पियर गायब नहीं हो जाएगा, तो बाकी एम्पियर पक्का इसी से जाएगा। क्लियर है, जबकि ये दे रखा है माइनस, इसीलिए ये जब माइनस दे रखा है तो हम जब पावर निकालेंगे तो P इक्वल टू कितना VI, तो 5 × 1 हमारा 5 वाट तो हुआ, लेकिन 5 वाट तो हमारा हुआ, लेकिन हमारा एक माइनस साइन, अब चूंकि यहाँ पे सिर्फ पावर निकालने के लिए दे रखा है, तो पावर निकालने के लिए कितना आपका 5 वाट, कौन सा आपका 5 वाट। लेकिन याद रखिएगा, अगर माइनस से इंटर किया है इसका मतलब वह एलिमेंट एनर्जी डिलीवरिंग एलिमेंट होना चाहिए, वो सोर्स जैसा काम करना चाहिए। जितने भी पैसिव एलिमेंट होते हैं उस पैसिव एलिमेंट में करंट प्लस से माइनस की ओर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई एनर्जी सोर्स है तो उस एनर्जी सोर्स से प्लस टर्मिनल से लीव करता है, ठीक है, जबकि पैसिव एलिमेंट में प्लस टर्मिनल पे इंटर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, एज्यूमिंग आइडियल एलिमेंट इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज VAB विल बी। आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये आपका वोल्टेज कितना होगा। एक सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे अगर 1 एम्पियर का करंट सोर्स है तो यही ना 1 एम्पियर करंट सोर्स यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा जा रहा है, हमें निकालना है ये वाला वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो नीचे से जो टर्मिनल पहले आ जाएगा वो साइन, तो माइनस VAB, इससे कितना करंट जा रहा है 1 एम्पियर, तो 2 × 1, और पहले कौन सा टर्मिनल, पहले माइनस वाला है, तो पहले माइनस, दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से VAB इक्वल टू 2 - 5, मतलब कितना हो गया -3, उधर जाएगा तो कितना 3, सो 3 हमारा क्या होगा, अच्छा यहाँ माइनस है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माइनस, अच्छा दोनों माइनस हो गया है, एक लगा लीजिए माइनस, आपका ये आंसर, ठीक है। मिस प्रिंटिंग के मत जाइए, ठीक है, जो कि दोनों 3 है तो एक हमारा माइनस होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट डिटेक्ट करता है, याद रखिएगा, जो करंट डिटेक्ट करे वो अमीटर, जो वोल्टेज डिटेक्ट करे वो वोल्ट मीटर, जो रेसिस्टेंस डिटेक्ट करे वो ओम मीटर, जो पावर मेजरमेंट करे वो वाट मीटर, जो एनर्जी डिटेक्ट करे वो एनर्जी मीटर,
ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ही आपका अमीटर होता है, इसी को हम लोग पीएमएमसी भी बोलते हैं, इसी को डी आर्सोनवल मीटर भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इन द सर्किट शोन द वैल्यू ऑफ V1 एंड I1। क्वेश्चन में कह रहा है इन द सर्किट शोन द वैल्यू ऑफ V1 एंड I1। तो ये V1 है और इससे जो करंट फ्लो हो रहा है ये हमारा I1 है। याद रखिएगा पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो ये और ये वोल्टेज सेम है, तो सर डायरेक्टली आंसर V1 इक्वल टू हाउ मच 5 वोल्ट, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में जो नोड वोल्टेज है वो कितना है 5 है, और यहाँ पे 1 ओम रेसिस्टर है, तो सर स्वाभाविक सी बात है कि जो करंट होगा I1 नोड वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस, तो 5/1 तो कितना 5 एम्पियर, ठीक है। तो इसका मतलब सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। द मैक्सिमम करेंट रेटिंग फॉर ए 5 वाट रसिस्टर। देखिए रसिस्टर के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, और रसिस्टर से ही क्या बनाते हैं हम लोग, बल्ब बनाते हैं, ठीक है। जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, उन सभी में रसिस्टर आपका होता ही होता है। मैक्सिमम रेटिंग की बात जब की जाती है, इसका मतलब ये कि वो सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज 220 ही होगा, क्योंकि इंडिया में यदि कोई कंपनी वाला कोई इंस्ट्रूमेंट बनाता है तो वो मैक्सिमम 220 वोल्टेज को ध्यान में रख कर ही बना रहा होगा। इसका मतलब जब बात मैक्सिमम रेटिंग की है, तो इस मैक्सिमम रेटिंग का क्वेश्चन जब भी बनाएंगे तो यह बात सोच कर बनाएंगे कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम कितना होना चाहिए, वो मैक्सिमम होना चाहिए तो 220 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 220 से ज़्यादा होगा तो फिर वो जल जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम करेंट रेटिंग फॉर ए 5 वाट रसिस्टर, तो पावर दे रखा है कितना 0.5 वाट, ठीक है। तो उससे करंट कितना जाएगा, लेकिन तो करंट कितना जाएगा, तो करंट होगा कितना I² इंटू आर, ठीक है। तो I² आर, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है 5 वाट रसिस्टर है, तो 5 वाट अगर रसिस्टर है तो अगर हम यह देखें करंट हमें पता नहीं है, मैक्सिमम करंट रेटिंग हमें क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहली बात तो करंट अगर निकालेंगे तो 0.5 अपॉन कितना आर, और ये हमारा हो गया √, ठीक है। होल्ड कीजिएगा 2 मिनट। वन मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम करेंट रेटिंग फॉर ए 0.5 वाट रसिस्टर आपका कितना होगा, ठीक है। तो पावर जो दे रखा है उस रसिस्टर के क्रॉस वो 0.5 दे रखा है, तो जो करेंट होगा वो करेंट 0.5 और अपॉन कितना आर। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको आर पता तो नहीं है, ठीक है। फिर हम कैसे बनाएंगे दूसरे तरीका से, तो कुछ भी हो रसिस्टर हो लेकिन उसके क्रॉस P इक्वल टू क्या होगा, VI होगा, ठीक है। तो P इक्वल टू VI, और क्वेश्चन में दे रखा है कितना वाट, 8 वाट, और वोल्टेज कितना 220, इसका मतलब जो करंट होगा वो 8 अपॉन कितना 220। इसको आप सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, आई थिंक ये वाला आंसर आता है 12 का A, ठीक है। द सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू, याद रखिएगा जितने भी थ्योरम्स होते हैं वो सारे थ्योरम्स आपके लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क के लिए ही आपके एप्लीकेबल होते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लीनियर एलिमेंट ओनली, सो 13 का हमारा सी आंसर। चलिएगा 14, 400 वाट बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्वेश्चन कह रहा है
क्वेश्चन कह रहा है कि 400 वाट बल्ब पैरेलल में कनेक्ट है अक्रॉस 2 वोल्ट सप्लाई, इफ़ वन बल्ब गेट फ्यूज। याद रखिएगा हमारे घर में जो वायरिंग की जाती है वो हमेशा पैरेलल में की जाती है, जिससे अगर एक बल्ब, अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ख़राब भी हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, बाकी के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एज इट इज़ चलते रहेंगे। यदि बल्ब को पैरेलल में लगाया जाता है, अगर कोई एक भी खराब होगा तो बाकी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है। जो बल्ब सीरीज में होते हैं तो पावर कंजम्पशन कम होता है, लेकिन अगर एक बल्ब खराब होगा तो बाकी सारे बल्ब खराब हो जाएंगे। जो शादी में दिवाली के समय जो हम लोग घर में सजाते हैं वो उसको नाम होता है सीरीज बल्ब। एक खराब तो सब खराब, पैरेलल में एक खराब से बाकी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो रेस्ट ऑफ 3 बल्ब विल लाइट। 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15, सुपर पोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर। याद रखिएगा सुपर पोजिशन थ्योरम सिर्फ और सिर्फ लीनियर पैरामीटर के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। लीनियर पैरामीटर का मतलब ये वोल्टेज और करंट, पावर P इक्वल टू आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर, मतलब ये कि स्क्वायर का टर्म आ गया, इसलिए कभी भी पावर का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। सो नॉट एप्लीकेबल फॉर पावर कैलकुलेशन, सी इज द करेक्ट आंसर। 16, व्हाट इंडक्टेंस विल गिव द सेम रिएक्टेंस, व्हाट इंडक्टेंस विल गिव द सेम रिएक्टेंस एज द कैपेसिटर ऑफ 2, यहाँ पे 2 माइक्रो कर देना, ठीक है, 2 माइक्रोफेराड व्हेन बोथ आर एट 50 हर्ट्ज, ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रिएक्टेंस की, ठीक है, तो जो रिएक्टेंस है आपका, रिएक्टेंस को हम लोग बोलते हैं एक्स से, ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है और एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ओमेगा एल, और ओमेगा इक्वल टू कितना 2 पाई एफ इंटू एल, और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो होता है 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। क्वेश्चन में कह रहा है कि इंडक्टेंस विल गिव सेम रिएक्टेंस, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सएल इक्वल टू क्या है एक्सी। तो इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, सुनेगा, एक्सएल इक्वल टू एक्सी। तो अभी हम लोगों ने देखा एक्सएल कितना 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ एल इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एल पूछ रहा है, इसका मतलब एल इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू सी। बस इसमें क्वेश्चन में आपको एफ पता है कितना 50 हर्ट्ज पता है, ठीक है, एफ आपको 50 हर्ट्ज पता है और आपको सी पता है, सी 2 माइक्रोफेराड कर देना, इसको 2 माइक्रोफेराड ये पता है, आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक कि शायद 20 हेनरी आता है, ठीक है, मुझे याद नहीं है, मैं कोई आंसर याद नहीं कर रखा हूँ, ठीक है। बस 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर सी को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। When two waves are in phase, when two waves are in phase, they have peak value at an interval of, ठीक है, फेज बोल रहा है, इन फेज सेम फेज बोल रहा है, ठीक है। देखिए जब भी बात अगर फेज की आती है तो इसका मतलब है कि हम एसी की बात कर रहे हैं, हम लोग डीसी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दो वेव क्या है, सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब ये हो गया कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस नहीं है। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस का मतलब ये है कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है। अगर ऐसा होता इसका मतलब दोनों के बीच में ये वाला क्या है, फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस नहीं है तभी लिखा गया है कौन सा, इन फेज। तो जब इन फेज है इसका मतलब क्या है, बोल रहा है कि देयर पिक वैल्यू एट एन इंटरवल ऑफ। तो अगर मैं एक वेव ये लेता हूँ और दूसरा वेव मैं ऐसा लेता हूँ, ठीक है, दूसरा वेव मैं ऐसा लेता हूँ, तो ये पिक है और ये पिक है, ठीक है,
ये पीक है और ये पीक है, तो बीच का इंटरवल कितना डिग्री, 360 डिग्री। सिंपल सी बात है। सो नन ऑफ द अबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, पावर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल बी जीरो। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर हम लोग बोलते हैं किसको, पावर फैक्टर इक्वल टू होता है cos फाई। ठीक है, कितना होता है cos फाई। फाई क्या होता है, फाई होता है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंगल माइनस फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंगल। ठीक है, याद रखिएगा रसिस्टर के केस में, रसिस्टर के केस में फाई हमेशा 0 डिग्री होता है, और इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में जो फाई का मैग्नीट्यूड होता है ये हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर हम cos 0 डिग्री cos यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो पावर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज़ 0। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक में हम लोग रखेंगे किसमें, 0 रखेंगे। जब cos 0 हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, जबकि अगर यहाँ पे 0 पुट करते हैं cos 90 तो cos 90 कितना 0, तो इंडक्टर और कैपेसिटर, इसलिए बोथ बी एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, पावर फैक्टर cos फाई, फाई रेसिस्टर के लिए 0 डिग्री, इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए 90 डिग्री। ठीक है, बस फॉर्मूले में पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफर व्हेन मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर अकर इज। सुनिएगा, जैसे अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, तो मैक्सिमम पावर किसके पास, लोड के पास। कहाँ से, सप्लाई से। तो सप्लाई से लोड की ओर जाएगा मैक्सिमम पावर। तो सबसे पहले हमें यह कंडीशन समझना होगा कि सप्लाई से मैक्सिमम पावर पे लोड कब जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह सप्लाई है और यह वाला हमारा लोड है। ठीक है, ये लोड है। ठीक है, तो यहाँ से इसमें पावर मैक्सिमम तभी जाता है जब इसका वैल्यू और इसका RL और ये हमारा मान लेते हैं R इंटरनल, ये दोनों क्या हो जाए, सेम। जब दोनों सेम होगा तो इसमें पावर मैक्सिमम जाएगा। ठीक है, और सर जब ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा, सर जब ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा, अगर मैं 10 वोल्ट बोल दूं और मैं इसको बोलता हूं 2 ओम और इसको बोलता हूं 2 ओम, तो सर सिंपल सी बात है, इसमें उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा जितना इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, और दोनों सीरीज में तो करंट कैसा, सेम। इसका मतलब सर इसका हाफ पावर यहाँ पे डिसिपेट होगा और इसका हाफ पावर यहाँ पे डिसिपेट होगा। इसलिए अंडर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट हमेशा 50%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इन ए नेटवर्क मेड अप ऑफ लीनियर रेसिस्टर एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स all the value of all resistors are doubled, then value across each then the voltage across each resistor is। याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि वैल्यू ऑफ ऑल रेसिस्टर्स आर डबल्ड। ठीक है, अगर डबल होता है तो वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा, V इक्वल टू IR। तो आपको ये लगेगा कि अगर हम रेसिस्टर को चेंज कर देंगे तो आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, चेंज। ये गलत फहमी है, ये क्या है, गलत फहमी है, ऐसा होता नहीं है। अगर आप रेसिस्टर को चेंज करते हो तो आपका करंट पहले चेंज होगा और फिर करंट के अकॉर्डिंग आपका वोल्टेज चेंज होगा। ठीक है, सो याद रखिएगा, अगर हम रेसिस्टर को डबल करेंगे उस केस में जो करंट है वो आपका हाफ हो जाता है, जिसकी वजह से वोल्टेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको यह यकीन नहीं होता है तो यहाँ पे एक 10 वोल्ट की बैटरी में लगाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक 10 वोल्ट की बैटरी लगाता हूँ और इसको बोलता हूँ 1 ओम और इसको बोलता हूँ 1 ओम। तो आपको ये पता है कि 1 ओम तो यहाँ भी 5 वोल्ट होगा और यहाँ भी आपका 5 वोल्ट होगा, दोनों में हाफ वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक
ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको डबल कर दो, इसको डबल कर दो और इसको क्या कर देना, डबल कर देना, ठीक है। और डबल करने के बाद फिर करंट निकालना, और करंट निकालने के बाद, ठीक है, करंट निकालने के बाद फिर निकालना। तो आप सिंपल सी बात कह रहे हो, अगर इसको भी दो करेंगे, इसको भी दो करेंगे, तो वोल्टेज इतने से ही ना होगा, वोल्टेज तो सप्लाई में से ही आएगा ना। ऐसा थोड़ी कि सप्लाई का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो 10 फिर कितने में डिवाइड होगा, 2 में, तो यहाँ भी 5 मिलेगा, यहाँ भी 5 ही मिलेगा, इसलिए नॉट चेंज। 20 का कैंसर नॉट चेंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। The voltage phasor of a circuit is 10 angle 15 degree and the current phasor is 2 angle minus 45 degree. The active power in the circuit is what? ठीक है, देखिए AC में आपके 3 पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर, ठीक है। एक्टिव पावर जो होता है P इक्वल टू VI cos phi, और लिसन इसका यूनिट वाट में। रिएक्टिव पावर होता है P इक्वल टू VI sin phi, और इसका यूनिट VAR होता है, और एक होता है S टोटल पावर, ये होता है VI, और इसका यूनिट कौन सा, वोल्ट एम्पियर। और ये बात याद रखिएगा, V और I हमेशा किस में, RMS में, किस में, RMS में। एक चीज़ और याद रखिएगा, यदि A एंगल फाई गिवन होता है, अगर ऐसा गिवन होता है, तो ये हमेशा RMS में होता है। लेकिन यही चीज़ अगर A साइन ओमेगा t प्लस थीटा गिवन है, तो ये हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसका जब RMS निकालेंगे तो A/√2 होगा, लेकिन इसका RMS A ही होता है, ठीक है। और ये जो फाई है, ये फाई क्या है, φ1 माइनस φ2। φ1 क्या है, वोल्टेज एंगल, और φ2 क्या है, करेंट एंगल। इतना से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा P इक्वल टू VI cos phi, तो phi इक्वल टू φ1 माइनस φ2, तो φ1 कितना है 15 डिग्री, और ये माइनस 45, माइनस माइनस कितना प्लस, तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो P इक्वल टू VI cos phi, तो 10 इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये 10 20 और ये कितना 1/2, तो आपका 10 हमारा आ गया आंसर। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ओवर ए साइकिल व्हेन एक्साइटेड बाय एन AC सोर्स। याद रखिएगा, मैं पहले ही बोला हूँ, इंडक्टर कभी लॉस नहीं करता, कैपेसिटर भी कभी लॉस नहीं करता, रेसिस्टर हमेशा एनर्जी लॉस करता है। इंडक्टर और कैपेसिटर करता क्या है, तो इंडक्टर और कैपेसिटर ये करता है कि एक साइकिल में, AC के एक साइकिल में एनर्जी स्टोर करेगा और अगले साइकिल में वो एनर्जी डिसिपेट कर देगा, ठीक है। मतलब सर्किट से जितना एनर्जी वो लिया है, अगले साइकिल में वो दे भी देगा। इसलिए फुल साइकिल में अगर हम बात करेंगे, फुल साइकिल, तो एक साइकिल में वो लिया है और अगले साइकिल में वो दे दिया है, ठीक है। इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर नेट की बात करेंगे तो नेट हमारा कितना, 0, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमेशा एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर ओवर फुल साइकिल हमेशा 0 होता है। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली बिल आता है, वो इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से नहीं आता है, रेसिस्टर की वजह से आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, द वोल्टेज फेजर ऑफ ए सर्किट इज, लिसन, वोल्टेज फेजर ऑफ ए सर्किट इज, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग था, ये 2 था, ये हमारा 5 था, और ये हमारा 2। उससे कोई बता, एक एग्जांपल भी ले लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एक्टिव पावर क्या होगा, लिसन, तो एक्टिव पावर P इक्वल टू VI cos phi, ठीक है।
तो बात है, लिसन, बात है कि यहाँ पे कोई फेज एंगल आपको गिवन है नहीं, ठीक है। तो सिंपली सा, लिसन, सिंपली सा हम ये मान लेते हैं कि इसका वैल्यू कितना है, 1। हो सकता है कि सर्किट कैसा होगा, रेसिस्टिव होगा। रेसिस्टिव के केस में ये कितना होता है, 1। तो कितना, 5 × 2 = कितना, 10। क्लियर है। अगर कहीं पे फेज एंगल नहीं गिवन है तो समझना कि वो सर्किट कैसा है, रेसिस्टिव सर्किट है, जिसमें cos फाई कितना, 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, फॉर एन AC सर्किट, फॉर एन AC सर्किट V of t = 160 sin omega t + 10 डिग्री, ठीक है। I of t = 5 sin omega t - 20 डिग्री। द रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट, रिएक्टिव पावर को हम लोग बोलते हैं Q से, और ये कितना होता है, VI sin फाई, जहाँ पे V और I हमेशा RMS में। देखो इंस्टेंटेनियस गिवन है, वैल्यू गिवन है, तो इंस्टेंटेनियस के केस में ये RMS नहीं है, ये पिक वैल्यू है। तो RMS चाहिए होगा तो अपॉन √2 करोगे, ठीक है, 5/√2 करोगे, और साइन फाई वोल्टेज एंगल माइनस करंट एंगल, 10 - 20 मतलब 30, साइन 30। तो ये हो गया 160 × 5/√2 कितना, 2, साइन 30 1/2, तो 4, तो ये कितना हो गया, 200, और इसका यूनिट क्या होता है, VAR। सो B इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द सोर्स इन द सर्किट शोन इन साइनसॉइडल। पहली बात तो ये जो सर्किट है, ये सर्किट कैसा है, AC है। AC में DC के जैसा वोल्टेज एड ऑन नहीं करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इन द सीरीज RLC सर्किट, अगर हम बात करेंगे सीरीज RLC सर्किट की बात करेंगे, तो जो आपका नेट वोल्टेज होता है वो हमेशा होता है VR का स्क्वायर प्लस VL - VC का होल स्क्वायर, या फिर VC - VL भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड निकालने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर ये DC होता तो 3 + 14 + 10 आपका आंसर आ गया होता, ठीक है, वो ऑप्शन में था भी। लेकिन ये AC है, AC के केस में वेक्टर सम करते हैं, नॉर्मल सम नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया 9, और ये हो गया 14 - 10 का होल स्क्वायर। तो सर ये हो गया आपका 9 प्लस ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का रूट ओवर हमारा कितना 5। सो 5 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये रहा कंप्लीट डिस्कशन इन जनरल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल पोर्शन के सर्किट थ्योरी का, ठीक है। मेरा अगला जो वीडियो आएगा वो जनरल इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रिकल पोर्शन का मेजरमेंट का। हम लोग बहुत ही अच्छे से टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, जिसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, जनरल स्टडीज़ भी है, जनरल इंजीनियरिंग भी है, पेपर 5, पेपर 6। जो जनरल इंजीनियरिंग पेपर 5 और पेपर 6 के कंप्लीट डिस्कशन करवा रहे हैं, ताकि आप कंसेप्ट भी सीख सकोगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए हो। यदि आपको लगता है कि कोई चीज़ पोर्शन बाकी रह गया है, आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपका वो डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू।